गुड इवनिंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका फ्री कंसेंट का एक नया एलिमेंट पढ़ा था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। थोड़ा बाकी था, आज कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। तो हमने देखा था कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस कब क्लेम होगा, दो पार्टीज के बीच में, डोमिनेट वाली पार्टी और नॉमिनेंट जो कर रहा है वो पार्टी। अब जो जिसके ऊपर डोमिनेट हो रहा है उसको अग्रीव पार्टी बोलते हैं, और जो डोमिनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट पार्टी। वेरी गुड। तो हमने कल देखा, पिक्चर्स के साथ, स्टोरीज के साथ देखी हमने, और हमने देखा कि जब, एक मिनट सॉरी, हाँ, हमने ये देखा कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस तब कहलाएंगे जब ये कंडीशंस कुछ रहेगी, यानी दो पार्टीज के बीच में कोई भी पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी क्लेम कर सकती है जब ये कंडीशंस रहेगी। पहला कंडीशन रिलेशन क्या चाहिए, दूसरा कंडीशन था पोजीशन टू डोमिनेट द विल। अब पोजीशन टू डोमिनेट द विल में तीन चार अंदर कंडीशन है। पहला रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, मैंने आपको बताया कि जब आपकी अथॉरिटी वाइड होंगी, आपकी यानी कौन, जो डोमिनेट कर रहा है ना, और जिसके ऊपर अग्रीव पार्टी की जो पोजीशन होंगी वो डाउन होंगी, तो हम कहेंगे कि रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी के बेसिस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम हो सकता है। फिर हमने नेक्स्ट है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब कोई प्रैक्टिस ट्राई करके आया, व्हाट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, बताइए चलो। अच्छा, फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? मैंने कल आपको इसमें बताया था, किसमें, चलो एक मिनट, नहीं, हाँ, देखो, फिजिसरी का मतलब क्या होता है मैं पढ़ता हूं, सुन लीजिए पहले एक बार, हाँ, ध्यान दो, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल्स देकर। सुनिए, where the relation of trust and confidence exists between the parties to contract, such type of relationship exists between father and son, solicitor and client, husband and wife, creditor and debtors। यानी इन शॉर्ट, जब भी एक पर्सन जो डोमिनेंट पार्टी है वो उसके ऊपर अग्रीड पार्टी जो होती है वो एक ट्रस्ट रखती है। ट्रस्ट क्या रखती है? ट्रस्ट। ट्रस्ट भी ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट, ट्रस्ट भी कैसा? ब्लाइंड ट्रस्ट। और वो डोमिनेंट पार्टी जो है अग्रीड पार्टी के साथ डोमिनेट करके उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाके अग्रीमेंट में रेडी करता है, कंसेंट उसको देता है, तो तब हम कहेंगे कि जो ये केस हुआ, ये केस क्या हुआ? ये हुआ, बोलो कौन सा केस हुआ? फिजिकली रिलेशंस के बेसिस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम हुआ। यानी इसका मतलब यहां पे ऐसा आता है कि आप जब भी किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, डिपेंड क्या होते हो? डिपेंड। तो वो डिपेंडेंसी जो आती है वो फिजिकली रिलेशंस में देखी जाती है, और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी आप किसी के पास, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, अब डॉक्टर के पास अब जाओगे तो ऑब्वियसली अब डॉक्टर आपको जैसा बोलेंगे आप तो वैसे ही करेंगे ना, बराबर कि नहीं? क्योंकि हम लोग नो ही से अबाउट दैट फील्ड। तो अब डॉक्टर बोलेगा कि भैया आपको इस तरीके से ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम वैसे ही करेंगे। लेकिन जो ऑपरेशन करने के लिए उसने हमको रेडी किया और बाद में मालूम पड़ा अरे था इतनी सी बीमारी, बता दिया इतना बड़ा, बिना ऑपरेशन के निकल दवाइयों से हो सकता, लिंक कर दिया ऑपरेशन, तो इसने तो मेरे को रेडी किया एज पर अनड्यू इन्फ्लुएंस बता के, यानी इस तब हम कहेंगे कि वो फिजिकल रिलेशन से अग्रीमेंट कंसेंट में आया हुआ है। क्लियर पिक्चर समझ में आपको? और ये जनरली कब होता है? जब हम सामने वाले पार्टी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंड यानी ट्रस्ट होता है हमको कि नहीं ये जो कर रहा है सही कर रहा होगा। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? अब इसमें आपको एग्जाम्पल दिया था टीचर वाला, याद करो, टीचर वाला एग्जाम्पल याद है आपको? तो इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस इस केस में हम क्लेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है मेंटल डिस्ट्रेस। अब मेंटल डिस्ट्रेस में कौन आएगा बताओ? मेंटल डिस्ट्रेस में यानी जो आपको ब्लैकमेल करे, जहां पे आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। समझा? जैसे एग्जाम्पल, अभी एक घर में एक बूढ़ा पिता होता है, एक बूढ़ा पिता होता है,
वो बूढ़ा पिता अपने अपने बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी, बच्चों की पढ़ाई में लगा दी। अब उसको अब उसको अब उसको मेंटली डिस्ट्रेस कर रहे हैं, तो बताओ तब वो क्लेम करेगा कि जो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया मुझे वापस चाहिए, या मैंने इनकी पढ़ाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेची थी वो मुझे भर के चाहिए। तो जज पूछूंगा ये क्यों, तो बोलेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके किया और अब मुझे मेंटली डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इस केस से मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम करो और मुझे अपना जो भी कंपनसेट है वो मुझे वापस दो। तो अग्री पार्टी मेंटल डिस्ट्रेस से उसको वापस ले सकती है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुन लीजिए। एन अनड्यू इन्फ्लुएंस can be used against the person to get his consent on a contract where the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by the reason of mental or bodily distress, illness or the old age or the old age। मैंने एग्जाम्पल आपको ओल्ड एज वाला दिया। यानी इन शॉर्ट जब भी किसी के पास प्रॉपर्टी होता है और वो अग्रीड पार्टी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किसी के ऊपर, डिपेंडेंसी में हो जाता है, डिपेंडेंसी में, और वो सामने वाला पर्सन उसके डिपेंडेंसी का नाजायज फायदा लेता है, तो हम कहेंगे कि वो मेंटल डिस्ट्रेस से अंडर इन्फ्लुएंस होकर ही बेचारा उसको अग्रीमेंट में कंसेंट दिया। समझा आपको क्लियर? यानी अग्री पार्टी कंसेंट में कैसे आया, वो फ्री कंसेंट में आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डिपेंडेंट था, उसको पता कि मेरा अभी कोई नहीं करने वाला, तो मुझे मजबूरन देना ही पड़ेगा, ये अग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हो रहा और गलत हो रहा, दिन ब दिन वर्स्ट हो रही कंडीशन, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मैं देख लूंगा खुद ही। और फिर वो जब क्लेम करता है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसको मेंटल डिस्ट्रेस के बेसिस पर उसका कंपनसेशन मिल सकता है अग्री पार्टी से। समझा? नेक्स्ट है अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। अभी अनकॉन्शनेबल बार्गेन क्या होता है सुन लीजिए। Where one of the parties to the contract is in a position to dominate the will of the other and the contract is apparently unconscionable, this is unfair, that is presumed by law that consent must have been obtained. A youth of 18 years of the age spent thrift and drunkard borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest at 2% per annum. It was per month, per mensum लिखा हुआ है यानी per month. It was held at the court that the transaction is unconscionable, the rate of the charge being exorbitant यानी very high rate। ये समझा ना? देखो सिंपल है, ध्यान दो। सपोज आप किसी प्रॉब्लम में आए हुए हो, आप किसी प्रॉब्लम में आए हुए हो और मेरे को वो प्रॉब्लम की नस पता चल गई कि आपको ये प्रॉब्लम है और मैं उसका नाजायज फायदा ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? और नाजायज फायदा लेने के बाद, और मुझे नाजायज फायदा लेने का राइट है, सपोज राइट है मेरे पास, लेकिन नाजायज फायदा भी इतना ले रहा हूं कि अति हो गई, अति की अति हो गई बस। अब अग्रीड पार्टी बोलता कि नहीं भैया अब तो मेरे से सहन हो रहा ही नहीं, अब मैं इसके ऊपर केस करूंगा, बस हो गया। तो जज का पहला क्वेश्चन होगा कि आप अग्रीमेंट में आए क्यों? अग्री पार्टी पूछेगा ना, तो बोलेगा मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि मेरे को वो टाइम पे बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होने का ये इसको नस मालूम पड़ गई और ये रोज मेरा फायदा दे रहा है, रोज। और आखिर में इतना फायदा हो गया कि अब अति की मति हो गई, एक ऊपर से गया पानी मेरा, अभी एक हद से ऊपर गया अगर कंडीशन, तो वो आपे में आता नहीं, इसलिए मुझे अब मेरे को कंपनसेशन चाहिए, मेरा वापस चाहिए मेरे को, इसने कुछ ओवर ही ले लिया है। तो तब हम बोलेंगे अनकॉन्शनेबल बार्गेन से ही अंडर इन्फ्लुएंस क्लेम होगा। एग्जाम्पल दू, आपने वो देखी गदर मूवी, गदर 2 तो देखी होंगी, गदर मूवी देखी, गदर मूवी। वो गदर मूवी में वो सकीना एक गरीब के घर में रहती है, उसके पति वो पाकिस्तान में भागने की करती, याद है? पति यानी सनी देओल, सकीना यानी कौन? हीरोइन का नाम क्या है? वाह बेटा, गदर देख के आए, गदर 2 देख के आए। अमीषा पटेल कौन है? और एक उसका जीते, वो जीते को लग जाता था यहाँ पे फिलहाल, तो वो भागने की नहीं कर रहे थे, फिलहाल वो उसको हिल करने की सोचते थे। तो वहां पे याद करो
वहां पे उसको एक गरीब लड़की लड़की मतलब गरीब एक झोपड़ी मिलती है, और गरीब झोपड़ी बोलती कि मेरे को रहने की जगह दो। तो वो बोलती ठीक है, रोज एक गहना देगी तो रहने दूंगी। तो बताओ ये क्या हुआ, ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन नहीं हुआ क्या? यानी एक दिन का किराया तुम 100 टाइम ले रहे हो, एक गहना सोने का वो भी। भैया मजाक की बात थोड़ी ने, बराबर की नहीं? तो ये कभी कभी क्या होता है कि अग्री पार्टी को अग्रीमेंट में, अब वो भी एक अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट सिर्फ सिर्फ जरूरी नहीं कि रिटर्न में होता है, वर्बल भी हो सकता है ना। तो रोज गहना निकाल के दे देती, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब उसको बोलती मंगलसूत्र दे, तो बोलती नहीं मंगलसूत्र दूंगी नहीं, ये मेरे पति की निशानी है, ये सुहाग की निशानी है। फिर सनी देओल मारता उसको, जितना सहन करने की ताकत हो ना उतना ही देना सहन, उससे ऊपर देना नहीं, हम जा रहे हैं ऐसे। और फिर वो निकल जाते हैं वहां से। तो वो जो सीन था वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स का ही इंडिकेट करता है कि तुम अति की मति मत करो, अति की मति मत करो। तो ये अति की मति जब हो जाती है ना, तो फिर ऊपर वो अग्री पाती बौखला जाती और बोलती अब आ तू कोर्ट में, देखो दिखाता मैं। वैसे ही आप किसी से इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हो, अगर मार्केट रेट चल रहा है 12%, आप, और अगर वो सामने वाला पर्सन जिससे आप प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हो वो बोलता कि नहीं नहीं मैं तो तेरे से 36% लूंगा साल का, तो क्या होगा, ये अति की मति होगी कि नहीं होती, 3 टाइम ज्यादा दे रहा है। तो अगर आपने कल को नहीं दिया उसको अग्रीमेंट आने के बाद भी, और उसने अगर आपके पास केस भी किया, अगर उसको लाइसेंस होगा तो भी आप उसको बोल सकते हो जज को कि ये मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस से आया था, क्योंकि मैं अनकॉन्शनेबल बार्गेन की वजह से मेरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस में अग्रीमेंट में आना पड़ा। तो फिर जज बोलूंगा ठीक है, आप 12 जो मार्केट रेट चल रहा है उस पर आप भरो, बाकी आपको भरने की जरूरत नहीं है फर्क है। मेंटल डिस्ट्रेस में क्या होता है, अग्री पार्टी टोटली डोमिनेंट पार्टी के ऊपर डिपेंड जाती है, लेकिन अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स में सिचुएशन वैसी आ जाती है जहां पे उसको अग्रीमेंट के अंदर एंटर होना पड़ता है, अग्री पार्टी को। दोनों में अंतर है, डिफरेंस, कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है ऐसी, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है। क्या आती है, हाँ बोलिए। देखो सब में बता रहा हूँ अभी क्या क्या फर्क है, सब बताऊं अभी मैं आपको। देखो रियल एंड अपरेंट में पोजीशन अपर एंड लोअर होती है। फिजिकली सिस्टम में, फिजिकली रिलेशन में क्या आता है, वहां पे ट्रस्ट का मैटर आता है। मेंटल डिस्ट्रेस में डिपेंडेंसी आ जाती है। और अनकॉन्शनेबल बार्गेन के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पे कंडीशन आ जाती है कि जहां पे हमको एनी हाउ एंटर होना ही पड़ता है अग्रीमेंट के अंदर, हमें ऑप्शन नहीं होता है कोई। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है दक्ष? देखो यहां तक क्लियर है, चारों में डिफरेंस क्या है? अगर कोई केस स्टडी आएंगी तो बताते आएगा पक्का। देखो अगर तुमने केस स्टडी में एकदम नस खींच ली, यानी एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर ली उधर, तो तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे दिल खोल के, क्योंकि आपको मालूम है मुद्दा कहाँ है, एकदम नस। देखो एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो नसें तो बहुत सारी होती है, लेकिन कौन सी नस पकड़नी है वो नस पकड़ने के पैसे लेता है डॉक्टर। वैसे एक लॉयर भी कहाँ एकदम पॉइंट दिखाना है जज को, वो उसको पता होना चाहिए। तो चारों का डिफरेंसेस आपको पता होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ू। थर्ड कंडीशन है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेक एन अनड्यू एडवांटेजेस। जिस ऑब्जेक्ट की वजह से आप अग्रीमेंट में आए हो वो किसी अग्री पार्टी का अनफेयर एडवांटेजेस लेना चाहिए, तब जाके। जिस एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैं इमोशनली आके अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 20 लाख में दे देता हूं किसी को भी, इमोशनली आके, तो तब मैं बताओ ये तो मेरा अनड्यू एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, अनफेयर एडवांटेजेस। तो इसलिए अग्री पार्टी यहाँ पे अगर कोई अनड्यू एडवांटेज ले रही है, यानी अनफेयर एडवांटेजेस में आ रही है ऑब्जेक्ट की वजह से, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम हो सकता है। ये इंग्रेडिएंट्स है। यस, तो काय का अनड्यू इन्फ्लुएंस? फिर तो क्लेम भी नहीं होगा ना। देखो जब कानून अंधा है, तुमने क्लेम नहीं किया तो हमको पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये इंसाफ और नाइंसाफी जो है ना, ये मन की स्थिति है। क्या है ये स्थिति? समझ आ रहा आपको? क्लियर? ये सिर्फ मन का सिचुएशन है और कुछ नहीं है एक्चुअली।
मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी। वैसे यहाँ पे भी है, अगर समझ में आया तो समझ लेना कि ना इंसाफी हुई है, नहीं तो फिर तो इंसाफी है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आ रहा क्या समझ में? अब एग्जाम्पल लगो, अभी मैंने बाजू वाला प्लॉट लिया, अब बाजू वाला प्लॉट सबने बोला नहीं नहीं 10 लाख के ऊपर नहीं पड़ता, 10 लाख के ऊपर नहीं पड़ता। मेरे पास आया, सामने वाला बोलता 12 लाख पे चाहिए, क्या मैंने डन कर। अब लोगों के लिए वो 10 लाख में महंगा है, लेकिन मेरे लिए, मेरे को मालूम है 12 लाख में पड़ जाता, क्योंकि मेरे घर से एकदम कनेक्टेड है। तो बताओ फायदा में आ गया कि नुकसान में गया? मैं फायदे में गया, बस फिर से। अब हालांकि वो प्लॉट प्लॉट लफड़े वाला प्लॉट था बाजू वाला, वो मुझे धमकी देता था, धमकी क्या देता था? धमकी कि अगर वो मेरा प्लॉट नहीं लेगा तू, तो मैं तेरे को ये कंस्ट्रक्ट करने दूंगा नहीं। ये वाला प्रीमाइसेस हमारा न्यू वाला। हालांकि मुझे अभी वो इतनी अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में तो लेना ही था कभी ना कभी, है ना? फ्यूचर में तो लेना। और उसको बता था कि मेरे अलावा कोई लेगा भी नहीं उसका, क्योंकि उसका वैल्यू मेरे अलावा कोई देगा भी नहीं उसको। तो मैं अगर कोवर्शन क्लेम कर सकता तो करने बात तो कर सकता, लेकिन वो करना नहीं था कुछ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो कोवर्शन नहीं है, मेरे लिए तो फायदा है। ठीक है, मैंने दम मार दिया, मैंने ले लिया। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? तो कोवर्शन हुआ भी और नहीं भी हुआ, दुनिया के लिए कोवर्शन हुआ। मैं बोलता मेरे लिए कोवर्शन नहीं हुआ, दुनिया बोलती अरे इसका अत्याचार हुआ रे, 10 लाख का प्रॉपर्टी 12 पौने 12 लाख में ले लिया इसने। मतलब नहीं नहीं, मेरे को अत्याचार नहीं बोलो, मैं खुश हूं। अरे सही है ना? अरे भाई, एक जॉइंट प्लॉट कहाँ मिल रहा? सिंधी कैंप तो हब है। आपको मालूम है हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेंटर में आती है अकोला के पूरे। 3 किलो के रेडार्ट में तुमको सब मिल जाएगा यहाँ पे, सब। 3 किलोमीटर की रिडार्ट में तुमको यहाँ पे, अरे आ रहा क्या? 3 किलोमीटर की रिडार्ट में तुमको सब मिल जाएगा यहाँ पे, डोमिनोज से लेकर KFC, पिज्जा हट, डी मार्ट, रेलवे स्टेशन। समझा? क्लियर? डन? समझ में आया? तो मैं क्या को भूलू भैया, मेरे को सेंटर वाला पार्ट मिल रहा है, खत्म विषय। और इस प्रॉपर्टी ने मेरी ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डबल कर दिया। आ रहा कुछ समझ में? तो दिमाग से खेला जाए तो नो कोवर्शन, लेकिन दुनिया के लिए कोवर्शन, धमकी दी गई थी खुलेआम। तो डिपेंड्स करता है, हाँ, इट्स ऑन यू अप टू नाउ। हाँ हाँ हाँ, बस। ये अलग बात थी कि वो टाइम पे मेरे पास जुगाड़ नहीं था फाइनेंस का, लेकिन कर दिया, दम मार दिया, हो गया। अरे बन गई ना एक बार, बाद में कहाँ होती? बाद में तो एक कीला ठोकना नहीं होता। देखो ना, अब रुक गया तो रुक ही गया था। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको? जिस तरीके से बहुत चीजें ऐसी होती है कि हमको अपने दिमाग से खेलना पड़ता है, दुनिया की नहीं सोचनी पड़ती है। ओके, गॉट इट? अच्छे से। और अच्छी बात है कि मेरे को नेबर बहुत अच्छे मिले, बहुत सपोर्टिव है, मेरे को तो अच्छा लगे। जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए वो करते हैं मुझे सपोर्ट। हाँ, ओके। Where the person is in the position to influence the will of the other in getting consent must have the object to take advantages of the other, फायदा लेना। क्लियर पिक्चर? और चौथा कंडीशन है बर्डन ऑफ प्रूफ, किसके ऊपर होता है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस? कौन क्लेम, मतलब कौन किसको प्रूफ करना पड़ता है? बर्डन ऑफ प्रूफ ये किसके ऊपर? अग्री पार्टी के ऊपर आएगा, जिसके ऊपर कहता है कॉमन सेंस है कि नहीं? अब मैं बोलता हूं मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, रे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ मेरे ऊपर, तो प्रूफ कर, जज बोलता। नहीं तो अग्रीमेंट कैंसिल होने दूंगा नहीं, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा भैया, क्योंकि यू आर द मेजर। अदर कंडीशन फुलफिल हो रही है, जाओ कॉन्ट्रैक्ट किया जल्दी। आपको समझा? क्लियर? तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? देखो ध्यान दो। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द अब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेजेस will lie on the party who is the position to dominate the will of the others। समझा आपको? क्लियर? समझना रहा क्या? तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझनी। ये 4th नंबर की कंडीशन मैं पढ़ता हूं एक बार अच्छे से, ये मुझे थोड़ा ठीक लगा, यानी आई एम नॉट सेटिस्फाइड इसमें बताने में, तो मुझे थोड़ा इसको पढ़ने दो, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, अगले सेशन में हम 2 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, क्लियर बच्चा लोग? चलिए, तो डायरेक्ट हम नए टॉपिक पे आते हैं। नई एलिमेंट, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं।
क्योंकि दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, बोलो फर्क, अंदर के भाव जो दिखते नहीं है, जो दिखते नहीं है। और नहीं दिखने की वजह से जब फंसने वाला होता है तो वो बदल देता है केस में, और जज बोलता है ठीक है जान दे, खुश। तभी इसलिए अब जो मैं आपको नया एलिमेंट पढ़ाने वाला हूं फ्री कंसेंट का, वो है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, यस, ध्यान दो बच्चा लोग। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, आज मैं आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाऊंगा ओनली, और वो स्टोरी से हम लोग समझेंगे व्हाट इज फ्रॉड एंड व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, और कल फिर हम कंसेप्ट पे जाके हम उसके लैंग्वेजेस कंडीशंस उसकी पढ़ेंगे। देखो, लॉ पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर पॉइंट में एक नया केस स्टडी होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट जब बारी लिखने की आती है तो हमें कुछ भी नहीं आता है, आगे पार्ट पीछे सपाट लगता है, और सब गई अक्सर वो बोलते ना भैंस के बराबर, क्या बोलते, नहीं नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। सब लगता है कि ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, और ये भी तो वही है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला लिख के देखो, क्या करोगे, और लिखने के लिए आपको अपने मन से लिखना बहुत जरूरी आना चाहिए। लॉ में अगर तुमको पास होना है, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू शुड बिल्ड योर वोकैबुलरी, you should vocabulary of law, you should gain, you should learn the new words of the law, and you should construct the sentences, यानी only you should improve your language, English language। so आप लिखने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको लिखना क्या है, देखो अंदर तो बहुत कुछ है लेकिन लिखते नहीं आ रहा, तो लिखते नहीं आ रहा तो लिखने के लिए हमको अपनी इंग्लिश को अच्छी करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए और नए वोकैबुलरी लॉ के जो वर्ड्स है वो आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। मैं करूंगा सब। देखो कैसा हो रहा है बेटा, केस स्टडी जो है ना वो एक लेवल के होने के बाद होगा। क्या हो रहा है, एक कंडीशन पा रहा हूं, एक केस स्टडी आ जा रही है तो तुमको दिख रहा कि हाँ इसी के ऊपर है, लेकिन जब मैं तुमको 4-5 टॉपिक पढ़ा दूंगा, 4-5 कंडीशन, और फिर जब मैं तुमको केस स्टडी भेजूंगा तो तुमको पहचानना आना चाहिए, ये बड़ा सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है। मुझे ये तुमको तैयार करना है एक्चुअली। क्लियर पिक्चर, चले शुरू करें। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बस ये एक्ट है सबसे बड़ा, बाकी सब छोटे हैं, यानी बाकी तुमको कोई भी टेंशन नहीं है। सिर्फ इसका ये हो गया तुम्हारा, समझ रहे, तुम्हारा 40% से ऊपर तुम्हारा लॉ हो गया एक्चुअली। और एक और बात है, सिर्फ ये कंडीशन हो गई, फिर फास्ट फास्ट जाना पड़ता, फिर कुछ नहीं है। हाँ चलिए शुरू करें, ध्यान दो बच्चा लोग। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री कंसेंट का नया एलिमेंट। अच्छा, हमने फ्री कंसेंट में कौन कौन सी टर्म एलिमेंट नहीं चाहिए हमने लिखा, बोलो कौन कौन से नहीं चाहिए। यस, पहला है कोअर्शन, ये सब नहीं चाहिए। हाँ, ये लाल अक्षर में लिख रहा हूं, नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, पहला है कोअर्शन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेरी गुड, और तीसरा अब हम आए हैं फ्रॉड, एंड फोर्थ वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों कंडीशन एक साथ पढ़ाई जाती है क्योंकि दोनों में डिफरेंस एकदम माइनर होता है, एक वर्ड का तरफ, बस ध्यान दो। देखो ये कहानी है, ये कहानी है किसकी करूं, कहानी सागर की। सपोज क्या हुआ, सागर सागर को एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब लग गई। ये अज्यूम करो सागर, कौन है ये, सागर, और वो कंपनी थी होंडा कंपनी। कौन सी कंपनी थी बेटा, होंडा कंपनी। अब सागर को होंडा कंपनी का एक नया प्रोडक्ट बेचने का जिम्मा मिला, जिम्मा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। तो नया प्रोडक्ट कौन सा है, तो नया प्रोडक्ट आया था, सपोज वो एक गाड़ी आई थी उसकी
होंडा की गाड़ी आई थी छोटी वाली, नावी नावी, नावी बोलते रहे, ठीक है, नावी बोलना आज के बाद। नावी एक छोटी सी खिलौने की टाइप से गाड़ी आई थी आज, मतलब छोटी आई थी गाड़ी, सस्ते में मस्त। देखिए आपने नावी गाड़ी कभी देखने चाहते हो आप? ये देखो, इमेजिनेशन रहेगा तो आपको थोड़ा और मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, नावी ऑफ होंडा कंपनी, ये रही नावी। अब बंद होगी नहीं मुझे पता नहीं है। ये ऐसे बच्चों की तरह लगती थी खिलौने, ऐसे लगता था भाई खिलौना है, वो बच्चों को हम खेलने के लिए नहीं देते, वैसे बड़ों का ही खिलौना था। दिख रहा है आप सबको? तो ये नई गाड़ी थी, इसको जिम्मा मिला कि इसको बेचो, और बेचने के लिए इसको थोड़े टेंडर देने के लिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी गई। तो गाड़ी, बाइक, ये बाइक जो थी ये थी ऑब्जेक्ट। क्या थी ये? ऑब्जेक्ट। ओके। अब क्या हुआ, एक दिन ये नावी गाड़ी लेने के लिए नेहा शोरूम में चले गई। अब नावी गाड़ी लेनी थी शोरूम में, ये बिल्कुल नहीं था नेहा का, लेकिन बजट में बम में मस्त गाड़ी अच्छी आई थी उसको, कम में बम। वो आई थी एक्टिवा के भरोसे, भैया एक्टिवा लूंगी। या और कौन सी गाड़ी, होंडा की मोपेट, एक्टिवा है, और जान दो, ठीक है एक्टिवा ही जान दो। वो एक्टिवा लेने के लिए आई थी, इंटेंशन एक्टिवा थी, लेकिन क्या हुआ, अब नावी गाड़ी इसको बेचनी थी, तो इसने क्या किया, सागर ने नावी गाड़ी की कम से कम 15 से 20 खूबियां बता दी। किसको? नेहा को। और नेहा खुश हो गई, अरे बाप रे इतने कम प्राइस में ये सब मिल रहे नए नए फीचर्स, चलो नावी लेते हैं। और क्या हुआ, नावी के लिए अग्रीमेंट किया गया, और अग्रीमेंट में दोनों एंटर हुए। क्या हुए? दोनों एंटर। अब ऑफर किसने किया? सागर ने, प्रॉमिसर, और नेहा बन गई प्रॉमिसी। यहां तक क्लियर? ऑफरर और ऑफरी, या ऑफरर और एक्सेप्टर जो बोलते हैं ना, वो हो गया, ऑफर किया गया, एक्सेप्ट हो गया। अब हुआ इस तरीके से, गाड़ी चलाई गई नावी, तो देखा गया कि नावी के अंदर, जो नावी गाड़ी आई, कौन सी वाली बेटा? ये वाली। आपको सबको दिख रहा है बच्चा लोग? हाँ, ठीक है। अब ये नावी जो गाड़ी आई, इस नावी के अंदर जो 10 खासियत बताई गई थी, 10 गिन के, कितनी? 10 खासियत बताई गई थी। किसने बताई? सागर ने। किसको बताई? नेहा को। अब उसमें देखा कि ये 10 खासियत में से 6 कंडीशन जो है ना, 10 कंडीशन में से 6 कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। यहां तक क्लियर? हाँ। अब इसने डायरेक्ट गई सागर के पास, और सागर सेल्समैन था शोरूम के अंदर, और बोला मुझे आज के आज ये गाड़ी, अपनी अपनी टपारी गाड़ी रखो अपने पास, चलो ये टपरी गाड़ी अपने में रखो। तुमने मुझे 10 कंडीशन कहा था ये आएंगी, इसमें 6 कंडीशन वर्क कर रही, 4 कंडीशन वर्क नहीं कर रही, उसका क्या? यहाँ तो मुझे कंपनसेट दो, यहाँ तो ये अग्रीमेंट ही वॉइड करो। बराबर है? बराबर है कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं? होना चाहिए। अब यहां पे हुआ इस तरीके से, 6 कंडीशन तो ये नावी की फुलफिल हो रही, लेकिन 4 कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सागर ने कितनी कंडीशन चिपकाई थी? 10 खासियत बताई, 6 खासियत हो रही, 4 टाइप की खासियत है ही नहीं उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। अब ये केस जो है, ये केस एक कंडीशन पे आके रुका हुआ है, यहां तो ये फ्रॉड कहलाया जाएगा, यहां तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये डिपेंड करता है सागर के ऊपर कि वो क्लेम क्या कर रहा है। अब जज के पास गया, और जज के पास जाने के बाद, जैसे ही जज के पास गया, तो नया जीत तो गई केस, लेकिन अब जज को जो पनिशमेंट देनी है सागर को, वो 2 तरीके से दे सकता है वो। या तो वो केस को फ्रॉड कर सकता है, या तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। अब फ्रॉड कब कहेंगे? अगर सागर को पता होगा इंटेंशनली, अगर सागर को पता होगा बेचने के पहले कि ये 6 कंडीशन ही फुलफिल कर सकती है, लेकिन मैं इसको 10 कंडीशन देके के चुपका रहा हूं, अग्रीमेंट में एग्री कर रहा हूं, तो तब सागर इस केस में कहलाएगा फ्रॉड।
क्योंकि उसने जो कंडीशन ब्रेकआउट की है, किसने, प्रॉमिसर ने, प्रॉमिसी की ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इंटेंशनली किया है। क्या किया उसने, और इंटेंशन क्या था उसका, कि उसका नुकसान हो। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि सागर और नेहा ये क्लास में एक साथ पढ़ते थे पहले, और सागर और नेहा की खुन्नस थी आपस में। सागर ने पहले ही मन में ठान लिया था कि इसको मैं सबसे टपरी गाड़ी दूंगा। आई थी वो अच्छा माल लेने, चुपकाया उसको गलत माल, सिर्फ पर्सनल खुन्नस निकालने के पीछे कि इसका नुकसान हो। किसका नुकसान हो, नेहा का। तो अब नेहा ने अगर ये प्रूव कर दिया कि सर ये मेरे साथ कॉलेज में था और कॉलेज में रोज इसके साथ मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी, और इस वजह से उसने जानबूझ के मेरे को एक्टिवा लेने के लिए नहीं दिया, उसने मेरे को नावी के लिए मजबूर मतलब इन्फोर्स किया अग्रीमेंट के लिए आने के लिए, ये कंसेंट तो फ्री है ही नहीं, लेकिन इसको फ्रॉड केस में लाया जाए। अब सागर बचने के लिए, क्योंकि फ्रॉड रहा तो पनिशमेंट बहुत भारी मिलती, भला ऑफेंस है बहुत बड़ा ही है। तो सागर अगर ये फ्रॉड से बचने के लिए क्या करता है, वो बोलता है कि आई एम इनोसेंट। मैं मानता हूं कि मैंने, बराबर है इनोसेंट स्पेलिंग, हाँ, मैंने मैंने मैं मानता हूं कि मैंने 10 कंडीशन उसको लिखत में दिया है बकायदा, लेकिन 6 कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन इसका, ये कंडीशन का मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब मुझे ट्रेनिंग दी गई थी कंपनी द्वारा, होंडा कंपनी द्वारा, तो मुझे नावी के लिए 10 खूबियां बताई थी, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि 10 खूबियां अभी नहीं आएंगी, फ्यूचर में आएंगी, फिलहाल अभी 6 ही है। तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी एक्चुअली, कि 10 फीचर्स वाली गाड़ी जो है वो कंपनी फ्यूचर में लॉन्च करेगी। ये बोलना शायद भूल गए होंगे ट्रेनिंग में वो, या मैंने सुनना भूल गए होंगे। ये मेरा इंटेंशन इनका डिसीव करना नहीं था, उसको इंड्यूस करने के पीछे, रेडी करने के पीछे। तो मुझे ही नहीं पता था, आई एम इनोसेंट हियर। तो प्लीज इस केस को भले आप वॉइड करो, वैलिड करो, लेकिन मुझे फ्रॉड के केस में मत लाओ। मैं इनोसेंट हूं। इनोसेंट यानी क्या, कि मुझे ही नहीं पता था कि 6 कंडीशन ये फुलफिल कर रही है, यानी 6 फीचर्स, इसके अंदर 10 फीचर नहीं है। ये 10 फीचर्स कंपनी आगे देंगी फ्यूचर में, लेकिन ये मुझे ट्रेनिंग में नहीं बताया गया था। तो कंपनी द्वारा मुझे ही इंफॉर्मेशन आधी अधूरी थी, इसलिए मैंने भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में उसको अग्रीमेंट में रेडी किया हूं, इंड्यूस किया हूं, किसको, नेहा को। तो प्लीज आप इसको इनोसेंटली मान के मिस रिप्रेजेंटेशन की केस में लाया जाए। अब आप बताओ अंदर कौन घूम के आया है? अबे अंदर कौन घूम के आया है? कोई नहीं घूम के आया है, बट स्टिल स्टिल क्या हुआ? अरे स्टिल क्या हुआ नालायक को, बताओ ना। दोनों में वॉइडेबल भी आएगा, आएगा, लेकिन जज उसको जब पनिश करेगा तो फ्रॉड से बचने के लिए वो मिस रिप्रेजेंटेशन का चिपका देगा, च्युइंगम। और दोनों में अंतर क्या है? ओनली अंदर के भाव। अगर आप कोई इंटेंशनली सामने वाले को अग्रीमेंट में लाकर, सामने वाले किसको, प्रॉमिसी को अग्रीमेंट में लाकर उसको रेडी करते हो और उसके अंदर डेसीव पहुंचाते हो, डेसीव यानी नुकसान करते हो उसका, तो हम कहेंगे फ्रॉड। और अगर इनोसेंटली कर रहे हो, उसको ही नहीं पता, जो अग्रीमेंट में आपको रेडी कर रहा है, प्रॉमिसरी को ही नहीं पता कि मेरे ये है, तो हम उसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों में कंडीशंस सेम है। बस ये इंडिया है, फिर अब तू समझ ले जो है ना। अग्रीमेंट के अंदर अपनी अपनी गलती को छुपाने के लिए हम लोग खुद इनोसेंट बन जाते, भाऊ हमको ही नहीं पता था। ये इंडिया है बेटा। और दोनों कंडीशन में क्या है, वॉइडेबल, क्या है, वॉइडेबल केस आता है। अब बताओ पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से आई? पक्का? एबल टू बी वॉइड, वॉइडेबल का मतलब है एबल टू बी वॉइड, यानी जो अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, ऑप्शन है, क्या है। अब जज पूछेगा कि भैया देखो, आप उसको बोलते हो फ्रॉड के अंदर लाओ, लेकिन उसके इंटेंशंस जो है वो सही थे आपके लिए, उसको डेसीव पहुंचाना नहीं था, वो खुद इनोसेंट था, उसको पता ही नहीं था कि 10 खूबियां है। तो नहीं, अब आपके ऊपर छोड़ा गया है, क्या आपको नावी रखना है क्या? अगर आप रखोगे तो मैं वैलिड कर दूंगा, नहीं रखोगे तो मैं वॉइड करके कैंसिल करके आपकी नावी
शोरूम में वापस दिलवाऊंगा और आपको आपका पैसा दिलवाऊंगा, फिर आप जाके जाओ एक्टिवा लो जबरदस्त के। तब अब नेहा का भी दिमाग में आएगा कि यार ये नावी जो है ये आधे से आधे भाव में मिल रही है, जान दे 6 कंडीशन 10 नहीं कर रही, 6 तो कर रही है, 6 तो कंडीशन फुलफिल कर रही है ना 10 में से, और उसको लगा कि नहीं नहीं फिर भी पूर्ति अपने को, तो वो अग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दे सकती है, यानी वैलिड कर सकती है। ऑप्शन ऑफ दी पार्टी अग्री, जो जिसके ऊपर फ्रॉड हुआ है, कंसेंट वाज सो कॉज जिसका। वो आगे बताऊंगा, पहले पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर है क्या? आज के बाद मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड एक साथ पढ़ोगे पक्का? दोनों में डेसिव हुआ है प्रोमिसी को, लेकिन एक में इंटेंशनली हुआ है, एक में इनोसेंटली हुआ है, बस दोनों का अंतर यही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? अच्छे समझा? अब लैंग्वेज से पढ़ाऊंगा, डैमेजेस कौन क्लेम कर सकता है, कितने कर सकता है, ये सब आगे आपको कंडीशन वाइज पढ़ाया जाएगा। बस ये कहानी याद रखना सागर और नेहा की और नावी की। नावी कौन है? एक मोपेड है बच्चों की, है ना, खेलने के वास्ते। क्लियर? बच्चे वो तो बच्चे नहीं है, ये कॉलेज गोइंग बच्चे लेके आते हैं। हाँ हाँ, हमारे ट्यूशन पे भी आते 2-3 नावी में आते ना। ओके क्लियर, डन। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल बाकी दिखते हैं।